मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और जनरल साइंस के इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी और ग्रेविटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, और साथ ही साथ इन ग्रेविटेशन और ग्रेविटी का इम्पैक्ट जो लिफ्ट में जो प्रयोग होता है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं, उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये तीनों ही टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उसके बाद ग्रेविटी में जो चेंजेस होते हैं, गुरुत्व में जो बदलाव आता है वो, और लिफ्ट में जो व्यक्ति के भार में बदलाव आता है वो। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ग्रेविटेशन की बात करेंगे तो ग्रेविटेशन है क्या। तो जब ग्रेविटेशन को अगर आपको डिफाइन करना है तो एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडी, यानी कोई भी पिंड है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो किसी दूसरे पिंड को, किसी दूसरे वस्तु को अट्रैक्ट करेगा, यानी आकर्षित करेगा, और उस आकर्षण के कारण जो बल पैदा होगा, ये जो फोर्स जो एक्सपोज होगा, जो फोर्स लगेगा, वही फोर्स ग्रेविटेशन कहलाता है। वही फोर्स क्या होगा? ग्रेविटेशन कहलाता है। उसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। लेकिन यहां पर हम न्यूटन्स का जो लॉ है, न्यूटन का जो लॉ है ग्रेविटेशन का, उस पर फोकस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं न्यूटन क्या कहते हैं इसी चीज को अपने तरीके से। वो कहते हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट लें आप, है ना, दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, यानी पिंड से मतलब है यहां पर ऑब्जेक्ट, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स एंड there is a force between both the objects, यानी कि मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट m1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट m2 है। दो ऑब्जेक्ट हो गए, m1 मास है इसका पहले ऑब्जेक्ट का, और m2 मास है दूसरे ऑब्जेक्ट का। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल, यानी कि जो आकर्षण बल है, फोर्स है, किसके बीच? दोनों ऑब्जेक्ट के बीच, उनके मास के मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर हम इसे फॉर्मूले में यहां लिखें तो F इज इक्वल टू F बल की प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं ये, तो प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं तो m1 इंटू m2 है ना। अब ये एक इक्वेशन बन गया आपके पास, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात इसी में कह रहे हैं वो कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती नॉट अनुक्रमानुपाती, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी वो जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक डिस्टेंस है। जैसे ये देखिए डिस्टेंस को हमने r से दिखाया है कि m1 ऑब्जेक्ट और m2 ऑब्जेक्ट के बीच जो डिस्टेंस है वो r है, और वो जो फोर्स है, वो जो बल लग रहा है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच, वो इस दूरी पर भी निर्भर करेगा। ये दूरी जो है, वो जो फोर्स है, इस दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी इसको अगर फॉर्मूले में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? F इज प्रोपोर्शनल 1/r²। ये देखिए F प्रोपोर्शनल 1/r², तो इसको बोल सकते हैं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इनवर्स मतलब उल्टा, तो यहां पर मैंने r को 1/r² लिखा है। अब यहां पर आपका एक फॉर्मूला बन गया। ये दो इक्वेशन हो गए आपके पास, जिसमें बल जो है, यानी किसके बीच बल? दोनों ऑब्जेक्ट के बीच बल, जिसमें वो दोनों ऑब्जेक्ट जो है, एक का मास m1 दूसरे का मास m2, कितनी दूरी पर स्थित है? तो r दूरी पर स्थित है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? फॉर्मूला बन गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 बटे r², m1 m2 बटे r²। फॉर्मूला बन गया। अब इस प्रोपोर्शनल को अगर आपको हटाना है तो एक कांस्टेंट बीच में आएगा, एक कांस्टेंट राशि जो है बीच में आएगी, और देखिए ये फॉर्मूला एक्चुअली बन जाता है F इज इक्वल टू G। अब एक फिर नई चीज आई आपके पास, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको कभी कभी सीधे G की वैल्यू पूछ ली जाएगी कि भाई बताइए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, एक सार्वभौमिक स्थिरांक होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो भी हम आपको बताते हैं अभी। G, अब ये G जो है कांस्टेंट आ गया, क्यों? क्योंकि तो प्रोपोर्शनल था ना भाई, ये प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट डाल दिया बीच में, तो कांस्टेंट जो आया उसके अलावा मास 1
इंटू मास 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। और ये जो g है इसको कहते हैं g, इसकी वैल्यू आती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, बटे किलोग्राम स्क्वायर। अब ये वैल्यू, ये यूनिट्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो यूनिट्स पे जरा नजर डालिएगा। कोई भी यूनिट जो है, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, न्यूटन फोर्स, m जो है ये मास का है ना, m न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर क्या है, दूरी का, मीटर दूरी का, और नीचे क्या है, किलोग्राम स्क्वायर, ये मास का। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये जो वैल्यू है ये 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये देखिए ये आपका मास 1 है, ये मास 2 है, तो स्वाभाविक है ये मास 1 और मास 2 के बीच जो बल लगा वो कौन सा बल था, न्यूटन, उनके बीच दूरी थी तो r, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर, और साथ में चूंकि इसमें मास इन्वॉल्व है तो नीचे आ गया किलोग्राम स्क्वायर। तो इस तरह से ये फॉर्मूला यानी कि यूनिट भी आप डिराइव कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब यहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप समझ गए। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि आप जनरल साइंस पढ़ रहे हैं ना, आप कोई फिजिक्स, ऐसा नहीं कि फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपको कोई डिराइव करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको पीएससी में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आएगा, क्या पूछ देंगे आपको कि आप ये बताइए कि दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच की दूरी को बढ़ा दिया गया है, दोगुना कर दिया गया है, तो उसके बल पर क्या असर होगा, यानी उनके बीच लगने वाले फोर्स पर क्या असर होगा। तो देखिए यहां पर नीचे क्या है, आर स्क्वायर। अब यहां पर आपको लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है कि भाई नीचे आर है और आर का स्क्वायर है, अब दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया, यानी कि m1 और m2 के बीच की दूरी को बढ़ा दिया, कितना कर दिया, दोगुना कर दिया। और आर तो नीचे है ना, ये जो है डिनोमिनेटर में है, तो आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 4, यानी कि क्या हो गया, बल जो है वो कम हो जाएगा, फोर्स जो है वो कम हो जाएगा, वो फोर्स जो है क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को बढ़ा देंगे तो उनके बीच लगने वाला बल उसी अनुपात में कम हो जाएगा। अगर दूरी को दुगुना कर देंगे बल 4 गुना कम हो जाएगा, दूरी को 3 गुना कर देंगे बल 9 गुना कम हो जाएगा। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। हाँ, अगर मास बढ़ जाए तो, अगर दूरी स्थिर है लेकिन मास बढ़ा दिया आपने, द्रव्यमान बढ़ा दिया उसका, बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट रख दिए तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो जो हमारे जो ब्रह्मांड है ना, यूनिवर्स है, उसमें जो हमारे पिंड हैं, उसमें जो हमारे जो प्लैनेट्स हैं, उनके भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना कहीं ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही डिफाइन हो सकता है। तो इसलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इतना महत्व है, क्योंकि उन पिंडों के बीच लगने वाले जो फोर्सेज हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं, उसको समझने के लिए ये बहुत मदद करता है। और कई एग्जाम्स में ये पूछा भी जाता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या यूटिलिटी है, इसमें डिस्टेंस का क्या इंपैक्ट है, इसमें मास का क्या इंपैक्ट है, और इन बातों को अब आप समझ ही गए होंगे। अब बात करते हैं ग्रेविटी के ऊपर। ग्रेविटी में क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट है, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, दो पिंडों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। ये तो अभी आपने देखा, कोई भी दो ऑब्जेक्ट रखे उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही होगा, लगेगा ही बल उनके बीच, ठीक। यदि इनमें से एक वस्तु पृथ्वी हो, अब दो ऑब्जेक्ट में से एक किसको रख दिया हमने, पृथ्वी को, अर्थ। इफ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स द वन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट इज अर्थ, अगर उनके बीच एक चीज जो है पृथ्वी हो, तो इस आकर्षण बल को आप केवल गुरुत्वाकर्षण नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे गुरुत्व, यानी कि ग्रेविटी कहेंगे। दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी, यही यहां पे लिखा हुआ है, उसे हम ग्रेविटी कहेंगे, यानी गुरुत्व कहते हैं। गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी
अपनी ओर खींचती है। गुरुत्व वह आकर्षण बल है, ग्रेविटी इज दैट फोर्स बाय विच एनी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। और यहां पर पृथ्वी एक ऑब्जेक्ट है तो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, पृथ्वी अपनी ओर किसी और वस्तु को खींचती है तो वो गुरुत्व कहलाता है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है। अब यहां पर एक्सेलरेशन, अब जब कोई खींचेगी कोई चीज, यानी पृथ्वी अगर वो खींच रही है किसी चीज को तो उसकी गति में वृद्धि हो रही है। त्वरण क्या है? त्वरण इज द एक्सेलरेशन जो है उसकी इस वेलोसिटी में जो है टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, गति बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, और ये जो त्वरण है ये क्या हो गया? उत्पन्न हो गया। अब ये त्वरण की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये त्वरण की वैल्यू आपको निकला हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये जनरली आपके वेट को प्रभावित करता है। ये कोई भी चीज पृथ्वी पर है, कोई भी चीज पृथ्वी के ऊपर जा रही है, कोई पृथ्वी के नीचे जा रही है, कोई इक्वेटर पर है, कोई पोल्स पर है, उस पर जी की वैल्यू प्रभाव डालेगी। और जब जी की वैल्यू प्रभाव डालेगी तो उसके वेट में अंतर आएगा। क्यों? क्योंकि W बराबर mg, W mg यानी मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाता है? W, वेट बन जाता है। लेकिन क्या वेट धरती पर, पृथ्वी पर हर जगह एक समान होगी? क्या वेट चंद्रमा पर और पृथ्वी पर एक समान होगा? क्या वेट जो है पृथ्वी के नीचे जाने पर या पृथ्वी के ऊपर जाने पर एक समान होगा? पृथ्वी की गति को अगर हमने बढ़ा दिया, अपने एक्सिस पर रोटेशनल जो उसकी स्पीड है उसको बढ़ा दिया तो भी वेट क्या वैसा ही रहेगा? क्या उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। वही आगे आपको बताया गया है और इस पर भी क्वेश्चन बनता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी से ऊपर जाइए या पृथ्वी के नीचे जाइए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी विल डिक्रीज। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, डिक्रीज होगा, यानी पृथ्वी के ऊपर जाने पर जी का मान घटेगा, पृथ्वी के नीचे जाने पर जी का मान घटेगा। और उसी के अनुपात में वेट पर भी उसका असर होगा। उसी के अनुपात में उसके भार पर, यानी वस्तु के भार पर, अगर मनुष्य है तो मनुष्य के भार पर, कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के भार पर उसका प्रभाव पड़ेगा। अब पृथ्वी पर भी, अब अगर पृथ्वी को आप देखें तो हमारी, मान लीजिए ये हमने एक चित्र बना दिया पृथ्वी पर, ठीक, ये हो गया हमारा इक्वेटर, दिस इज द इक्वेटर, ओके। और ये हो गया हमारा पोल्स, ठीक, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये इक्वेटर मतलब क्या हो गया? 0 डिग्री एक्स, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वेटर कहते हैं। और ये हो गया पोल्स जिसको ध्रुव कहते हैं। तो क्या ध्रुवों के ऊपर और इक्वेटर के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू समान होगी? तो इसे आप अच्छी तरह ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के ध्रुव पर यानी पोल्स पर जी का मान अधिकतम होता है। कौन सा जी? स्मॉल जी, कैपिटल जी नहीं। कैपिटल जी तो देखिए ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, ये तो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फॉर्मूले में आपको जरूरत पड़ी थी। ये जो वो वैल्यू है जब जिस बल से पृथ्वी किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है और उससे जो त्वरण, उससे जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है उससे रिलेटेड ये चीज है। अब यहां पर देखिए आप अगर पोल्स पर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? मैक्सिमम हो जाएगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम हो जाएगी, यानी वस्तु का भार बढ़ जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। अगर इक्वेटर पर है, अगर इक्वेटर पर है तो इक्वेटर पर क्या होगा? मिनिमम हो जाएगा। इक्वेटर पर मिनिमम हो जाएगा। पोल्स पर जी की वैल्यू मैक्सिमम, जी वैल्यू मैक्सिमम, अधिकतम। और इक्वेटर पर जी वैल्यू मिनिमम, न्यूनतम हो जाएगी। जी की वैल्यू यहां पर मिनिमम हो जाएगी, इसे ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम, और इसी के अनुपात में अगर कोई व्यक्ति इक्वेटर से पोल्स की ओर जा रहा है तो जी की वैल्यू बढ़ रही है तो पोल्स पर उसका वेट ज्यादा होगा, पोल्स पर उसका वेट मोर, ज्यादा होगा। और वही व्यक्ति अगर इधर नीचे की ओर आ रहा है
तो इक्वेटर पर उसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस वेट एट इक्वेटर। इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, कि वस्तु के भार में या व्यक्ति के भार में इक्वेटर की तरफ जाने से या पोल्स की तरफ जाने से किस प्रकार बदलाव आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, आप कर सकते हैं। और आगे देखते हैं, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति यानी रोटेशनल स्पीड बढ़ा दिया जाए तो जी का मान कम हो जाता है। अगर पृथ्वी को अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर रोटेट करती है ना, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक रोटेशन पूरा हो जाता है, 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकंड, जिसके कारण अपना ये जो है डे एंड नाइट होता है, दैनिक गति बोलते हैं ना, है ना, जो दैनिक गति बोलते हैं जिसको। तो ये अगर आप बढ़ा देंगे, अगर रोटेशनल स्पीड को बढ़ा देंगे तो इसका क्या इंपैक्ट होता है, तो ये जो है आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कम कर देता है, गुरुत्वीय त्वरण को कम कर देता है, और साथ ही साथ पृथ्वी की घूर्णन गति को अगर कम कर दिया जाए, अगर रोटेशनल एक्सिस को कम कर दिया जाए, अगर जिस गति से वो घूम रही है उसको धीमा कर दिया जाए, तो उसके कारण जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान बढ़ जाएगा। यानी अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर ज्यादा गति से घूमे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान कम, अगर कम गति से घूमे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान ज्यादा। यानी आज जिस गति से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, रोटेशनल जो उनकी स्पीड है, अगर उससे ज्यादा गति से घूमने लग जाए तो जितने भी लोग हैं धरती पर उनका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान जो है गति बढ़ने से कम हो जाता है। ठीक इसके विपरीत जिस गति से वो घूम रही है पृथ्वी, उससे अगर गति से कम घूमने लग जाए तो क्या हो जाएगा, उससे जी का मान बढ़ेगा और लोगों का वेट बढ़ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन इस तरह से इसमें बन जाते हैं। अब इसमें एक कंडीशन आप देख सकते हैं, इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ बिकम 17 टाइम्स, अगर एंगुलर स्पीड मतलब वही रोटेशनल स्पीड, यानी अपने एंगल पे पृथ्वी जो घूमती जा रही है, तो उस एंगुलर स्पीड को अगर 17 गुना बढ़ा दें, 17 टाइम्स बढ़ा दें, तो क्या हो जाएगा, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए बॉडी ऑन इक्वेटर बिकम्स वेटलेस, यानी कि इक्वेटर पर अगर कोई चीज मौजूद है वो भारहीनता की स्थिति में पहुंच जाएगा, वेट बिकम्स जीरो, यानी कि उसको कोई भारी महसूस नहीं होगा, वेटलेसनेस कंडीशन आ जाएगी। कब? अगर पृथ्वी की गति को यानी कि जो एंगुलर स्पीड है उसको 17 टाइम्स पहुंचा दें तो इक्वेटर पर वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाएगी। अब ये बातों को आप समझ गए। अब इसका एक एप्लीकेशन होता है लिफ्ट में। लिफ्ट में तो देखिए आप सभी लोग जाते आते हैं, जैसे कोई भी ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ना है उतरना है, लिफ्ट का उपयोग करते हैं। तो लिफ्ट के उपयोग में ये जी का बहुत इस्तेमाल होता है। जब आप लिफ्ट में चढ़ते हैं तो मान लीजिए ये कोई लिफ्ट है ना, इस लिफ्ट में आप चढ़े। अब कई बार लिफ्ट तो स्थिर है, मान लीजिए अभी ये स्थिर है, और कई बार लिफ्ट क्या होता है, ऊपर की ओर जा रही है, कई बार लिफ्ट क्या होता है, नीचे की ओर जा रही। इन्हीं कंडीशंस पर थोड़ी बात कर लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा, और कोई एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको मदद मिलेगी। देखिए क्या होता है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, एक्चुअली होता नहीं है, एक्चुअली ना बढ़ेगा ना घटेगा, लेकिन उसको ऐसा लगेगा कि हमारा भार जो है वो बढ़ गया। ऐसा क्यों होता है? अगर कोई चीज लिफ्ट में ऊपर की ओर जा रहा है, ये लिफ्ट है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो देखिए यहां पर एक फोर्स काम करता है, यहां पर एक फोर्स काम करता है, उस व्यक्ति का जो भार है वो नीचे की ओर काम करता है, उसको मान लेते हैं mg, उस वस्तु का भार जो है वो नीचे की ओर काम करता है। लेकिन दूसरी तरफ जितना भार नीचे की तरफ काम करता है उसे तो ऊपर उठाना है ना, तो उसी के बराबर एक और बल काम करता है जिसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, यानी कि R। उसी के बराबर एक और फोर्स काम करता है, रिएक्शन फोर्स, जिसको R। अब ये अगर संतुलित है, मतलब ना तो ऊपर जा रही है और ना ही नीचे आ रही, तो क्या होगा, ये mg इज इक्वल टू R। mg जो है R के बराबर है, उसको कोई अंतर नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऊपर जा रहा है तो mg को क्या करना होगा,
mg को के ऊपर आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो r क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। आर को बढ़ाना पड़ेगा, मैक्सिमम करे ना करे आर को, यानी रिएक्शन फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो ना, ये एक्स्ट्रा फोर्स माइनस ये जो फोर्स है, इनके बीच एक अतिरिक्त बल काम करने लग जाता है। वो जो एक्स्ट्रा फोर्स है, वो एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो इस व्यक्ति के मास में जुड़ जाएगा, उसके मास में यानी उसके भार में जुड़ जाएगा। फोर्स इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ वेट, एक भार में जुड़ जाएगा। वो महसूस करेगा कि मेरा वेट बढ़ा हुआ है। तो आप लिफ्ट में जब चढ़े तो जरा महसूस करके देखिएगा कि यार आपको लगेगा ही कि जब जैसे लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी आपको लगने लगेगा कि यार मेरा वेट बढ़ा हुआ है। वो एक्चुअली आपका वेट बढ़ा नहीं, क्या हुआ, वो जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है वो mg से ज्यादा है, और वो mg से ज्यादा होने के कारण उस रिएक्शन फोर्स माइनस उस वेट के कारण लगने वाले फोर्स के बीच के अंतर के कारण जो बल आपको मिला, उसी के कारण आपका भार जो है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होने लगता है। तो ये एक तरीके से एक स्यूडो एक वेट है या एक छुपा हुआ भार है जो अतिरिक्त आपको महसूस होने लगता है। अगर अब जस्ट इसका उल्टा ठीक वही चीज दूसरी कंडीशन में देख लेते हैं। अगर लिफ्ट नीचे की ओर जाती है ना, गोइंग डाउन, तो क्या होगा, अगर लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। वही व्यक्ति जब नीचे आएगा लिफ्ट में तो उसको वेट ही महसूस नहीं होगा, धड़ाधड़ नीचे आ जाएगा। तो कैसे, तो उसका वेट इसलिए घटा हुआ प्रतीत होता है कि इस बार उल्टा हो गया, ये रिएक्शन फोर्स उसको कम हो गया, ये mg जो है इसका बढ़ गया। तो इस कंडीशन में mg जो है ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है और रिएक्शन फोर्स कम हो गया, तो माइनस करेंगे तो उसके फोर्स में यानी उसके भार में से एक वेट यानी एक बल कम हो जाएगा, एक फोर्स कम हो जाएगा। तो वो जो फोर्स कम हुआ, वो जो घटा हुआ प्रतीत हुआ, वही घटा हुआ फोर्स आपको दिखाई पड़ता है। तो लिफ्ट में नीचे की ओर जाने पर क्या हो रहा है, व्यक्ति का भार कम हो रहा है, और लिफ्ट में ऊपर की ओर जाने पर क्या हो रहा है, व्यक्ति अपने भार को बढ़ा हुआ महसूस कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं यहां पर जो तीसरी कंडीशन है, जब लिफ्ट एक समान वेग से, है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग मतलब हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जाती है, मतलब या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन वेलोसिटी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बिकम जीरो, है ना। यानी आप जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, जैसे वेलोसिटी 2 माइनस वेलोसिटी 1 बाई टी यानी टाइम, जिसको आप इस तरह से dv बाई dt इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर a क्या हो गया, शून्य हो गया, यानी कि कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो एक्सेलरेशन कोई नहीं है तो यहां पर क्या होगा, उसके वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो mg है वही इफेक्टिव है, यानी w बराबर mg। तो यहां पर कोई चेंज नहीं आया वस्तु के भार में। तो लिफ्ट में ये तीसरी कंडीशन बताई। ठीक, चौथी कंडीशन में देख लेते हैं। यदि लिफ्ट के नीचे आते समय, अगर लिफ्ट नीचे आ रही है और अचानक लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो क्या करेंगे भैया, ये तो बड़ी खतरनाक स्थिति हो गई। लेकिन अपने को फिजिक्स के नजरिए से देखना है, क्योंकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लिफ्ट मजबूती से बना है। लिफ्ट की डोरी अगर टूट जाए तो वस्तु का भार शून्य होगा और इसे कहेंगे भारहीनता की स्थिति। दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। क्यों होगा ऐसा, भाई लिफ्ट की डोरी जब टूट गई तो लिफ्ट का अपना जो एक्सेलरेशन हो तो खत्म ही हो गया ना, ए बचा ही नहीं। ए क्या हो गया, A has become equal to G। तो आपके पास जो रिजल्टेंट कोई फोर्स था, जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा था, वो क्या हो गया, यहां पर ma माइनस mg या mg माइनस ma इज इक्वल टू 0। तो mg माइनस ma 0 हो गया तो व्यक्ति को भार क्या महसूस होगा, w इज इक्वल टू 0। तो वेट इज इक्वल टू 0। तो क्या कहेंगे इसको, वेटलेसनेस कंडीशन। तो ये जो चौथी कंडीशन थी ये वेटलेसनेस कंडीशन कहते हैं। फिर पांचवी कंडीशन, ये भी बड़ा अलग तरह का कंडीशन है ना। इसमें तो बिल्कुल ऐसे देखा होगा पिक्चर में, एकदम कोई दीवार से चिपक जाता है, छत से चिपक जाता है, वैसी वाली कंडीशन है। लेकिन ये स्थिति कैसे होगी, फिजिक्स में इसका भी उपाय है। यदि लिफ्ट में नीचे
आते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अधिक हो जाए, यानी लिफ्ट का त्वरण जो है वो ज्यादा हो जाए और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का त्वरण जो है वो कम हो जाए। ये बड़ा हाइपोथेटिकल कंडीशन है, काल्पनिक स्थिति है, लेकिन अगर हो गया तो क्या करेंगे? यदि लिफ्ट में नीचे आते समय लिफ्ट का त्वरण यानी एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज मोर देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीय त्वरण से अगर ज्यादा हो जाए तो जो व्यक्ति जो लिफ्ट में है वो लिफ्ट के फर्श पे खड़ा नहीं रह पाएगा, वो ऊपर छत में जाके चिपक जाएगा, वो छत में जाके चिपक जाएगा। ये कंडीशन आ जाएगी पांचवी स्थिति में। तो इस तरह से वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट देखिए आप बदल रहा है। तो अब ये 5 कंडीशन आपको ध्यान में रहेगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। क्यों बढ़ा हुआ प्रतीत होता है? क्योंकि देखिए यहां पर जो लिफ्ट है, लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जा रही है और जो वस्तु का भार है यानी जो व्यक्ति है उसका जो mg है यानी उसका भार नीचे की ओर लग रहा है, एक रिजल्टेंट फोर्स उसके ऊपर लग रहा है। तो स्थिति कुछ इस तरह से बनती है, ma है ना द्रव्यमान इंटू त्वरण जिसको फोर्स कहते हैं, ये एक फोर्स है, माइनस अब चूंकि ये दोनों का जो डायरेक्शन है वो उल्टा है तो माइनस mg है ना, mg नीचे की ओर लग रहा है और ma जो है ऊपर की ओर जा रहा है। तो इस तरह से कंडीशन, तो ma प्लस mg, m को कॉमन निकाल लिया, a प्लस g, तो क्या हो गया? भार बढ़ा हुआ प्रतीत हो गया, उसका भार उसको महसूस होगा बढ़ा हुआ। दूसरी कंडीशन में क्या हो गया? लिफ्ट नीचे की ओर जाता है तो सीधे सीधे हमने बोला कि पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है, यहाँ पे जस्ट उल्टा कर दिया, यहाँ पे है ना घटा हुआ प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ये थोड़ा डिफरेंस हो गया, यानी कि उसमें कमी महसूस हो गई। लेकिन ये जो फोर्स जो महसूस कर रहे हैं ये केवल एक काल्पनिक है, मतलब ये वास्तविक नहीं है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो नीचे आते समय जब लिफ्ट नीचे आएगा तो वेट क्या होगा? उसको महसूस होगा कि कम हो गया है। तीसरी कंडीशन हमने बताई, तीसरी कंडीशन समान वेग से ऊपर नीचे, तो इसमें तो भैया एक्सेलरेशन कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? समान वेग से तो भाई जो उसका भार है वो भार उतना ही रहेगा, उसको कोई महसूस ही नहीं होगा एक्सेलरेशन। लेकिन ये मुश्किल है ना, एक्सेलरेशन थोड़ा बहुत रहेगा ही रहेगा, है ना। लेकिन मान लीजिए ऐसी कोई कंडीशन आ गई जब एक्सेलरेशन जो है वो शून्य है, यानी एक्सेलरेशन में कोई एक्सेलरेशन शून्य नहीं, एक्सेलरेशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, एक बार जो तय हो गया वही रहेगा, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चौथी कंडीशन आपको बताई, अगर लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है और उसकी डोरी टूट जाए, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है? वेटलेसनेस की कंडीशन यानी भारहीनता की स्थिति आ जाती है। और पांचवी कंडीशन में हमने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर लिफ्ट का त्वरण उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? उसको व्यक्ति जो है फर्श की जगह पर छत से जाकर लगेगा। तो ये कंडीशंस को आपको ध्यान रखना है। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन आपको एग्जाम में आता है तो आप उसे सही करने की कोशिश करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो देखिए क्या क्या चीजें आपने पढ़ी। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देख लिया आपने, जिसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, F = G m1 × m2 बटे r स्क्वायर। m1 × m2 दो ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग और उनके बीच की दूरी r स्क्वायर नीचे है, और इस पर क्या इंपैक्ट वो मैंने बता दिया आपको कि दूरी बढ़ने से क्या होगा, मास बढ़ने से क्या होगा। और ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू याद रखिएगा, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, है ना। यूनिट को सावधानी से ध्यान रखना है। फिर आपको ग्रेविटी के बारे में बताया, जब पृथ्वी किसी चीज को अपनी ओर खींचती है तो उसके वेग में कैसे परिवर्तन होता है, तो वो त्वरण कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई बार लोग गलती करते हैं इसमें, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी नीचे ये टाइम का स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर है ना, नीचे है ये डिनोमिनेशन में। और फिर इसमें वैल्यू में जो चेंज आता है वो भी हमने बता दिया। क्या बताया आपको? पृथ्वी के सतह के ऊपर या नीचे जाएंगे तो जी का मान जो है वो घटता है, पोल्स पे जाएंगे तो जो मैक्सिमम हो जाएगा, इक्वेटर पर जाएंगे तो मिनिमम हो जाएगा। उसके रोटेशनल स्पीड के बढ़ने से जो है उसके जो जी की वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कम हो जाएगी। और इसके अलावा
पृथ्वी की जो अगर उसकी गति को आप कम कर देंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, और अगर पृथ्वी के मान रोटेशनल स्पीड को या उसके एंगुलर स्पीड को अगर आप 17 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, the present value of a body on equator become weightless। अगर कोई वस्तु इक्वेटर पर रखा हुआ है तो वो वेटलेस की स्थिति महसूस करेगा। तो इस तरह से यहां पर आप लोगों ने ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लिफ्ट में जो भार में परिवर्तन आता है उससे संबंधित विषयों के बारे में जानने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और आप अगर इसे पसंद करते हैं तो प्लीज इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये आपसे मेरा निवेदन है और हमसे जुड़े रहिए ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक और वीडियोस के लिए। आपने हमें सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।